हेलो साथियों, चलिए आज हम सब लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं इल्यूमिनेशन का। ये लेक्चर 3 है इल्यूमिनेशन। इससे जस्ट हम सब फर्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक देखे थे। उसके बाद है सेकंड लेक्चर में इससे रिलेटेड जितना भी लॉ था उस लॉ को देखे। इसके बाद ये आपका लेक्चर 3 है इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जितना भी आपका मस्ट कंसेप्ट होगा रिलेटेड वर्ड उसको हम सब वन बाय वन करके देखेंगे इल्यूमिनेशन से। आज हम उससे पहले हम सब जो देखे थे, पहला देखे थे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या क्या देखे थे इसे डिस्कस है। पहला फर्स्ट में इन्वर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ ये क्या बताता है कि लाइट जो है जिस सोर्स से आ रहा है, सोर्स और जिस प्लेन पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यहाँ से हम सब देखे थे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये फर्स्ट लॉ देखे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड पॉइंट हम सब देखे थे, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ या लिम्बर्ट लॉ, लिम्बर्ट्स लॉ। ये क्या बताता है, ये E इक्वल टू जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था साइन थीटा का, कॉस थीटा का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटाए थे, E आपका आ गया था 1/d² इंटू कॉस थीटा। ये आपका लिम्बर्ट लॉ आपका था, उसी को हम बोलते हैं कोसाइन लॉ। इस फॉर्म में आपका आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कोसाइन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। E इक्वल टू क्या होता है 1/d² इंटू कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या होता है प्लेन और आपका जो है बिंब जो आ रहा है रे, लाइट रे, उसके एंगल बीच का एंगल होता है। ठीक है, चलिए ये सब हम सब प्रीवियस लेक्चर में हम सब देख चुके थे। आगे जो हम सब पढ़ेंगे, आगे जो है हम सब का उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज पहला पॉइंट इसमें देखेंगे जो कि एग्जाम में मस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है मोस्ट सेंसिटिव कलर कौन होता है, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन। इसका जो है ग्रीन का वेवलेंथ कितना होता है, ग्रीन कलर का जो है रेड कलर का, ग्रीन कलर का हरा का वेवलेंथ कितना होता है, ये 550 नैनोमीटर होता है। या अगर एंगस्ट्रम में दे देगा तो कैसे देगा, ये 5500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और प्रीवियस क्लास में हम सब डिस्कस किए थे 1 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर होता है। अगर हम इसको एंगस्ट्रम को 1 एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 नैनोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट करके हम सब डिस्कस किए थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब इसी में एक और हम देखे थे, नेक्स्ट देखिए आगे है, नेक्स्ट आगे पूछता है हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ किस कलर का होता है, तो क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद लोवेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट वेवलेंथ ये हो जाएगा वायलेट। ये हम सब प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ये मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको हेडलाइन करते जाइएगा कि नेक्स्ट आगे हम सब आज जो हम सब देखेंगे, इतना तो हम सब देख लिए थे, रेड होता है सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, उसके बाद है वायलेट का होता है लोवेस्ट। अब वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट जो होता है एंगस्ट्रम होता है।
क्या होता है, एंगस्ट्रम। वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रम होता है। इतना को अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिए। आज आगे हम सब पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या रिलेशन होता है इसको हम सब देखेंगे। ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में आता ही आता है। देखिए क्या बहुत सिंपल है, कैसे देखेंगे, देखिए आगे ये किस में बोल रहा है, अगर हमको ये तीनों में रिलेशन दिखाना है, किस में, वेवलेंथ, उसके बाद क्या है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, इसको n से, उसके बाद वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट इसको v से, और उसके बाद आपका है उसके बाद फ्रीक्वेंसी को n से, इसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। यहाँ से आपका बताना, ये तीनों में रिलेशन बताना है क्या होता है, इसको हम सब देखेंगे। किस में रिलेशन बताना है, आपको बताना है वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। ये आपका हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बताइए। तो यहाँ से आपका अगर बात करें किस में, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी में, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा v बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बराबर n इंटू लेमडा। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर यहीं से पूछ जाएगा, अगर हमको n निकालना है तो क्या कीजिएगा, n निकालना है तो क्या हो जाएगा, v बाय में क्या हो जाएगा, v बाय में आपका हो जाएगा लेमडा। यहाँ से आपका ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ज, शॉर्ट में hz। अब जैसे यहां से ये क्या है, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितना होता है वैक्यूम में, फॉर वैक्यूम ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछेगा इसको किलोमीटर में बताइए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁵ 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ये अगर और इसमें क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको लैम्डा निकालना है, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा ये इस तरीके से, तीसरा अगर हमको निकालना है क्या, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/n। इस तरीके से v/n, इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिए। ये वेवलेंथ का यूनिट अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट हो जाएगा एंगस्ट्रम। उसके बाद यहाँ से आपका स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका है फ्रीक्वेंसी का भी जस्ट हम सब देखें, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ज। ये तीनों क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन ये हुआ, यहाँ से फार्मूला वाइज आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं, आपको वेवलेंथ दे देगा, नंबर ऑफ इसका फ्रीक्वेंसी पूछेगा कितना होगा, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को भी आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आगे हम सब बढ़ते हैं, इल्यूमिनेशन को आगे इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आगे आपका होता है रेडिएशन इफिशियंसी। रेडिएशन इफिशियंसी क्या होता है, इसके बारे में हम सब देखेंगे। रेडिएशन इफिशियंसी, इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा, रेडिएशन कहाँ से, सन से आता है, कितना रेडिएशन हम सब इसका यूज होता है, और टोटल रेडिएशन एनर्जी से हम डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा,
वो आपका रेडिएशन एनर्जी आ जाएगा। देखिए क्या है रेडिएशन एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी इसके एफिशिएंसी को बताता है। इसमें हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत से बाहर आना, स्रोत से बाहर आना, तथा में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कुल ऊर्जा उत्पन्न, कुल ऊर्जा उत्पन्न या उत्सर्जन, उत्सर्जन गर्म वस्तु के द्वारा, गर्म वस्तु के द्वारा। कोई गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु के द्वारा कितना कुल ऊर्जा उत्सर्जन गर्म वस्तु के द्वारा। यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडिएशन इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेडिएशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। रेडिएशन एफिशिएंसी विकिरण एफिशिएंसी, विकिरण क्षमता जो होता है प्रकाश ऊर्जा का स्रोत से बाहर आना, उसमें डिवाइड अगर हम करते हैं कुल ऊर्जा उत्सर्जन गर्म वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु से कितना ऊर्जा उत्पन्न हुआ टोटल उत्पन्न, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जो है रेडिएशन एफिशिएंसी आ जाएगा। इसका अगर रेंज पूछ लेगा, रेडिएशन एफिशिएंसी का रेंज जो है कितना से कितना तक लाई कर सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रेंज किसका, ये आपका रेडिएशन एफिशिएंसी का। और ये जो है अधिक से अधिक ये जो है कितना टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा हो सकता है, ये रेडिएशन एफिशिएंसी। इसके लिए जो तापमान होना चाहिए ये आपका 6200 डिग्री सेल्सियस तक के लिए रेडिएशन एफिशिएंसी कितना होता है 20%, ये आपका होता है कितना 20%, ये रेडिएशन एफिशिएंसी किसी भी वस्तु का। पूछेगा किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कितना हो सकता है, ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर का देखिए कितना 6200 डिग्री सेल्सियस पे रेडिएशन एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% कितना होता है 20% होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है और ये आपका जो फॉर्मूला है रेडिएशन एफिशिएंसी का वो। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पॉइंट आगे हम सब हेडिंग देते हैं। दूसरा पॉइंट आगे आपका है, नेक्स्ट आगे है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। नेक्स्ट क्या है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, इसको हम सब क्या बोलते हैं MSCP। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। MSCP इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इसको हम सब देखते हैं किसके बराबर MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये जो आपका हो जाएगा टोटल कैंडल पावर
चलिए ये जो आपका आता है MSCP, ये क्या, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये जो है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ये बताता है कि कितना लुमेन ये आपका पावर ट्रांसमिट होता है यानी उत्सर्जित होता है, और ये टोटल पावर कितना है उसके रेशियो को हम सब क्या बोलते हैं, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बोलते हैं। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर क्या होता है उसको हम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर क्या होता है। एक और टर्म आगे पढ़ेंगे हम सब, एक होता है मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, वो क्या होता है उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। पहले हम सब देखते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये आपका हो जाएगा टोटल फ्लक्स इन लुमेन, बाय में क्या हो जाएगा आप, टोटल फ्लक्स इन लुमेन नेक्स्ट इसमें हो जाएगा आपका 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई। यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आपका आ जाएगा। अगर हमको यहां से टोटल फ्लक्स इन लुमेन निकालना हो तो टोटल फ्लक्स इन लुमेन में निकालना है, कितना हो जाएगा MSCP इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, ये टोटल फ्लक्स इन लुमेन निकाल सकते हैं। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा जैसे MSCP दे देगा, आपको टोटल फ्लक्स इन लुमेन पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको सिंपली क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सपोज एक एग्जांपल जैसे देखिए, एग्जांपल में जैसे MSCP सपोज डेट आपको दे दिया है 1100, इसमें पूछेगा आपको टोटल फ्लक्स इन लुमेन कितना होगा। टू फाइंड टोटल फ्लक्स इन लुमेन कितना होगा ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन। हम सब क्या जानते हैं, MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्लक्स इन लुमेन बाय में क्या हो जाएगा 4 पाई। हमको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स इन लुमेन। तो क्या हो जाएगा, MSCP दे दिया है 1100 गुना कर देंगे 4 पाई से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4400 पाई। आपका ये आंसर आ जाएगा किसका, MSCP का। किसका हो जाएगा, MSCP या टोटल फ्लक्स इन लुमेन आ जाएगा 4400 पाई। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या आना चाहिए, ये जो अभी जस्ट हम सब फार्मूला पढ़े हैं, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बराबर क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बराबर होता है टोटल फ्लक्स इन लुमेन बाय में 4 पाई। दूसरा तो अगर हमको टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को 4 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स इन लुमेन में आ जाएगा। तो एग्जांपल लेकर के ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब इसी को और आगे बढ़ाते हैं, दूसरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आगे हम सब का एक आपका है मीन स्फेरिकल मीन हॉरिजेंटल मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर, स्फेरिकल कैंडल पावर, कैंडल पावर, इसको शॉर्ट में हम
MHHCP से इंडिकेट करते हैं। MHHCP इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगा MHHCP मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर इस इक्वल टू, इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा ये देखिए आपका क्या हो जाएगा। इसके लिए जो है किसका निकाल रहे हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। इसमें हो जाएगा जैसे टोटल, देखिए अगर कोई इस तरीके से है इसका हाफ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल के लिए 4 पाई होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई हो जाएगा, सब चीज सेम रह जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स बाय में क्या आ जाएगा 2 पाई। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आप यहां से आपका जो है ये आ जाएगा मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल पावर आ जाएगा, मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर यहां से आ जाएगा। फिर उसी तरीके से टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स से कितना आपका जो है फ्लक्स इमिटेड हुआ, सोर्स इमिटेड बाय कितना हो जाएगा, इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा MHSCP इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई। इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका है मीन हॉरिजेंटल हो गया, अब क्या आएगा वर्टिकल। दूसरा में आपका नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा मीन वर्टिकल स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन वर्टिकल स्फेरिकल कैंडल पावर, इसको हम सब MVSCP से इंडिकेट कर सकते हैं। कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ देगा MVSCP का क्या होता है, मीन वर्टिकल स्फेरिकल कैंडल पावर। अब इसका क्या देखना है हम सबको, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सेम उसी तरीके से नीचे में तो 2 पाई इसमें भी आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कितना ये ट्रांसमिट कर रहा है, क्या कर रहा है ट्रांसमिट कर रहा है, उसको आगे हम सब देखेंगे कितना ट्रांसमिट ये कर रहा है। मेन हॉरिजेंटल इसमें भी हो जाएगा टोटल फ्लक्स emitted by the source, और कितना से डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर। चलिए नेक्स्ट ये हम सब अभी तक जो हम सब देखे हैं इसमें, अभी इसमें पहला देखे हम हॉरिजेंटल आपका जो है मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर क्या होता है उसके फार्मूला को डिस्कस किए। उसके बाद है मीन वर्टिकल स्फेरिकल कैंडल पावर MVSCP क्या होता है, वो दोनों सेम ही है जिसमें हाफ हाफ क्या होता है डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसको हम सब बोलते हैं टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 पाई। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा MVSCP। एक आता आपका फैक्टर, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, उस फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। वो आपका जो है रेडिएशन फैक्टर क्या होता है उसको हम सब डिस्कस करेंगे। इतना को हम सब पहले इतना को देखिए क्या होता है, ये टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स से कितना टोटल फ्लक्स इमिट हुआ और 2 पाई
से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा MbSCp। एक आपका होता है रिडक्शन फैक्टर या रेडिएशन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर, कुछ फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम सब देखेंगे। पहले रिडक्शन फैक्टर को देख लेते हैं क्या होता है। रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर शॉर्ट में हम इसको RF बोलते हैं। RF जो है ये आपका क्या हो जाएगा, RF रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी सोर्स को इफेक्ट को कम करना। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका जो फैक्टर का जो फार्मूला आ जाएगा उसको हम सब यहाँ से देखते हैं। रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर के लिए जो फार्मूला आपका हो जाता है ये आपका हो जाएगा MsCp, क्या हो जाएगा MsCp बाद में हो जाएगा MhSCp। ये सिर्फ रेशियो होता है किसका, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये टोटल हो गया, उसमें अगर हम डिवाइड कर दें किससे, मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर से, तो ये आपका जो है रिडक्शन फैक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, रिडक्शन फैक्टर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछेगा रिडक्शन फैक्टर किसका रेशियो होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का, जो कि टोटल ट्रांसमिट हुआ है, उसमें अगर हम डिवाइड कर दें किससे, मीन हॉरिजेंटल स्फेरिकल कैंडल पावर से, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, रिडक्शन फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, रिडक्शन फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब इसका कभी कभी रेंज पूछ लेता है, इसका रेंज कितना होता है, इसके रेंज को भी हम सब निकाल सकते हैं। इसका अगर रेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये आपका क्या है, जैसे इसके लिए जो फॉर्मूला ये देखिए क्या होता है, इसका जब भी वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। एक से क्या आएगा, ज्यादा। जब बड़ा चीज में छोटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, उसका वैल्यू 1 से ज्यादा आता है। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आगे हम सब डिस्कस करते हैं। इसी से रिलेटेड आगे है आपका, एक है आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर ये क्या होता है, इसको हम सब, ये भी जो आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर, ये भी आपका रेशियो होता है किससे, ये लाइट से रिलेटेड आपका फॉर्मूला है। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बाय में हो जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, यानी इसमें हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। जैसे देखिए आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे ये आपका क्या है, सोर्स है। सोर्स से आपका क्या होता है, लाइट आता है सपोजेट इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जैसे यहां से कोई प्लेन है इस तरीके से, अब यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इस तरीके से सोर्स से आ रहा है तो इंसिडेंट रे कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ये ज्यादा आएगा तो ज्यादा ही जाएगा। अगर ये जो देखिए यहां से आ रहा है, ये सोर्स से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के जा रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अगर इसी को हम रेशियो में लिख दें, इसी को हम रेशियो में देखें, रिफ्लेक्टेड रे बाय में इंसिडेंट रे, ये आपका फॉर्मूला किसका आ जाता है, ये आपका जो है, ये आपका आ जाएगा रिफ्लेक्टेड फैक्टर का जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बाय इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बाय में हो जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब यहीं से देखिए ये जो रे आ रहा है, एक क्या है, किसके फॉर्म में आ रहा है, एक बंडल के फॉर्म में आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है, बंडल के फॉर्म में। ये जो टोटल रे है, इस रे को हम सब क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। पीछे भी डिस्कस किए थे, इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के बहुत सारे किरण जो आता है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आपका प्लेन होता है। जब इस प्लेन पे पड़ता है
तो क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। यहाँ से सबके लिए अलग 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल होता है, जानते ही होंगे। नॉर्मल प्लेन के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब जितना ये जो आपका आया इंसिडेंट रे, ये जो आपका एंगल बनाता है, इसको हम बोलते हैं, अगर इसको थीटा आई बोल देते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा आर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये आपका थीटा आई बराबर क्या होता है, थीटा आर। यानी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जितना रे आता है उतना ही रे क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। और प्लेन के भी बारे में पढ़े होंगे। ये प्लेन आपका है एक होता है प्लेन सरफेस प्लेन, दूसरा एक होता है रफ प्लेन। कुछ इस तरीके से हो जाए, ये क्या हो जाएगा, रफ प्लेन हो जाएगा। आगे ये आपका लाइट सब में पढ़े होंगे क्लास 10th में। उसी का क्या है, बेसिकली ये आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, ये आपका स्टैंडर्ड साइंस ही है। और साइंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका है, इसी से आपका बना हुआ है। और ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम सब इसी को आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे हम सब का है, एक होता है आपका बीम फैक्टर। बीम फैक्टर अभी जस्ट हम सब देखें कितना लाइट जो आ रहा है, एक गुच्छा के जो फॉर्म में आ रहा है, बहुत सारा लाइट आ रहा है, लाइट रे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब बोल रहा है बीम फैक्टर क्या होगा, ये लाइट से ही रिलेटेड आपका होगा बीम फैक्टर। बीम फैक्टर जो आपका हो जाएगा यहां से, बीम फैक्टर ये हो जाएगा बीम ऑफ लुमेन। बीम ऑफ लुमेन बाय में क्या हो जाए, बीम ऑफ लुमेन बाय यूजफुल लुमेन, या जितना इसका यूज हम सब करेंगे किसका, ये बीम फैक्टर जो हो जाएगा बीम ऑफ लुमेन। और कितना हम सब यूज किए हैं, लैंप लुमेन, लैंप ल्यूमेन या यूजफुल लुमेन, इसको भी बोल सकते हैं। ये आपका एक आ गया बीम फैक्टर का फार्मूला। नेक्स्ट, इसका अगर रेंज पूछेगा, बीम फैक्टर का रेंज कहां से कहां तक वेरी करता है, इसका मान 0.3 से 0.6 तक क्या करेगा, लाई करेगा। किसका मान 0.6 तक बदलता है, 6 तक बदलता है। किसका मान, बीम फैक्टर का मान। और इसी में एक पॉइंट, यह हमेशा 1 से कम होते हैं। पूछेगा बीम फैक्टर का मान क्या होता है, बीम फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होगा। एग्जाम में पूछेगा बीम फैक्टर का मान कितना से कितना तक वेरी करता है, 0.3 से 0.6 के बीच में। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन पूछ देगा, यहां से क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, द वैल्यू ऑफ, या ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, बीम फैक्टर का मान, बीम फैक्टर का मान, फैक्टर का मान हमेशा, बीम फैक्टर का मान हमेशा डैश होते हैं। आपका कुछ ऑप्शन इस तरीके से, पहला दे देगा ए में 0, बी में दे देगा 1 से कम, सी में दे देगा 1 से अधिक, और डी में दे देगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी।
तो क्या कीजिएगा, अभी जस्ट हम सब बताए बीम फैक्टर का जो मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो इसको फ्यू सेकंड में आपको इसको बना दीजिएगा, जब पढ़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 से कम होता है। किसका, बीम फैक्टर का मान। बीम फैक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, जितना आपका रे आ रहा है, बीम ऑफ लाइट आ रहा है, उसको लैंप कितना यूज कर रहा है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बीम फैक्टर बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आते जाएगा, बीच बीच में बताते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे हम सबका है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर वो होता है कि जैसे सन से जितना लाइट आया, सपोज एट 100% आया, क्या हम उस 100% को ही यूज कर लेते हैं, या उसका 90% यूज करते हैं, या 60% करते हैं, कितना हम उस लाइट को यूज कर पाते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम शॉर्ट में यूएफ कहेंगे। क्या बोलेंगे, यूएफ। यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला हो जाएगा यूएफ बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट है कीजिएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपका जो है इसरो सब में आपका पूछा गया है, आईटीआई लेवल का जितना भी एग्जाम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका अगर हम फार्मूला की बात करें कि इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो फार्मूला होता है, रिसीव ऑन द वर्क प्लेन, क्या हो जाएगा, रिसीव ऑन द वर्क प्लेन receive on the work plane कितना जो वर्क प्लेन पे लाइट रिसीव हुआ, बाय में क्या हो जाएगा, टोटल लुमेन इमिटेड बाय टोटल लुमेन इमिटेड by the source of light, यानी कि लाइट सोर्स से वो कितना इमिट हुआ, और जितना लाइट हुआ, जैसे आउटपुट बराबर, जैसे एफिशिएंसी कोई भी चीज का निकालते हैं तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है कितना इनपुट दिए और कितना आउटपुट मिला। एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, एक रेशियो होता है। ये यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है ये भी तो एक रेशियो ही है। किसका रेशियो है, कि हम कितना एनर्जी वहां से जो आपका ट्रांसमिट हुआ, रेडिएटेड एनर्जी आया, उत्सर्जित ऊर्जा जो आया, उसका हम वर्क प्लेन पे कितना यूज किए और टोटल कितना आया, तो वो अगर यदि रेशियो में अगर हम कर देंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ से माइंड दिमाग लगाइए, देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, कि क्या होगा, ये 0 होगा। बताइए, ये रिसीव करेंगे, रिसीव ऑन द वर्क प्लेन, तो क्या होगा, कम में ही रिसीव होगा, और जो टोटल कितना लाइट आया उसमें अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा। इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। इसको भी स्टार मार्क करके राइट डाउन कर लीजिएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है, किसका, यूटिलाइजेशन फैक्टर का। इस पॉइंट को भी राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर का भी मान जो होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान 0.3 से 0.5 के बीच में वेरी करता है। बदलता है। किसका, यूटिलाइजेशन फैक्टर का। अब जो यूटिलाइजेशन फैक्टर, नेक्स्ट यहां से पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है,
यूटिलाइजेशन फैक्टर निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब ये कौन कौन कारण है, देखिए पहला ये जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये आपका किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये आपका पहला हो जाएगा आपका, यह लाइट पर निर्भर करता है, यह लाइट पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करेगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा ये आपका डिपेंड करेगा लैंप की ऊंचाई पर, लैंप की ऊंचाई पर, लैंप की ऊंचाई पर। सपोज एक लैंप को बहुत दूर में रख दीजिएगा तो क्या होगा, लाइट ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर उसको एक स्पेसिफिक रेशियो में लाइट को लगाइएगा तो वो कवर कर लेगा पूरे अच्छे तरीके से। वो जो आपका होता है ये लैंप की ऊंचाई, पहला ये किस पे डिपेंड करेगा, ये लाइट पर डिपेंड करेगा, वो कितना इंटेंसिटी से आ रहा है। और दूसरा कि लैंप की ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पे आप कोई भी लैंप को लगाए हैं। जैसे स्टडी लैंप पढ़ते हैं तो क्या होता है, टेबल के पास लगा रहता है, तो वो स्टडी लैंप और रीडर जो पढ़ता है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर उसी को दूर में रख देंगे तो क्या होगा, वो दिखाई कम देगा। तो वही बोल रहा है कि लैंप की ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है कौन, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये किस पे डिपेंड करेगा, या कलर ऑफ वॉल या सीलिंग पे डिपेंड करता है, या कलर ऑफ वॉल और सीलिंग पे डिपेंड करता है, और सीलिंग पर भी निर्भर करता है। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए, अभी तक क्या देखिए, ये लाइट पर निर्भर करता है, दूसरा लैंप की ऊंचाई पे निर्भर करता है, और कलर ऑफ वॉल और सीलिंग पे भी ये निर्भर करता है कौन, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर चौथा पॉइंट ये किस पे डिपेंड करेगा, 4 पॉइंट यूटिलाइजेशन फैक्टर जो डिपेंड करेगा ये आपका है ये जो यूटिलाइजेशन फैक्टर ये जो है डायरेक्ट लाइटिंग पे भी डिपेंड करता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए इसका मान ये भी वैल्यू याद कीजिएगा। इसका जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए इसका मान जो है ये 0.4 से 0.4 टू 0.6 तक वेरी करता है, चेंज होता है। किसका, ये डायरेक्ट लाइटनिंग में। फिर उसी तरीके से पांचवा पॉइंट है यूटिलाइजेशन फैक्टर इन डायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए, इनडायरेक्ट लाइटनिंग के लिए इसका मान 0.1 टू 0.1 टू 0.5 के बीच में लाई करता है। ये 2 पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हेडिंग कर लीजिएगा। पहला अगर पूछेगा डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना होता है, 0.4 से लेकर के 0.6 तक होता है। आप पूछेगा इनडायरेक्ट लाइटनिंग के लिए इसी का मान क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग में इसका मान जो है ये आपका 0.1 से, कितना से, 0.1 से। ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान इनडायरेक्ट लाइटनिंग के लिए कितना होता है, 0.1 से लेकर के कहां तक, 0.5 तक। अगर यही पूछ देगा डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए कितना होता है, 0.4 से 0.6, यानी
पूछेगा सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान किस पे होता है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग या डायरेक्ट लाइटनिंग या बोथ, नन ऑफ दीज। किस में हो जाएगा, डायरेक्ट लाइटनिंग में यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान अधिक होता है एज कंपेयर टू किसके तुलना में, इनडायरेक्ट लाइटनिंग के तुलना में। इनडायरेक्ट लाइटनिंग का मान देखिए कितना होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 तक। ये 2 पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, फिर एग्जाम में आएगा। इसी तरीके से इसको हेडलाइन करके अच्छे तरीके से लिखते रहना है, प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। यहाँ से भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अपने से अगर नोट्स बनाते हैं वो अगर यदि बाद में अगर दिक्कत होगा, अपने से लिखा हुआ नोट्स जल्दी याद रहता है और समझ में भी आता है। और यहाँ से जैसे जैसे लिखा रहा है, इसको अभी से अभी टाइम भी है आने में वैकेंसी, जैसे वैकेंसी आएगा तो तब होर मच जाएगा, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। आप सब बहुत अच्छे किए हैं कि कोर्स ले लिए हैं, आपको 1 बाय 1 करके अब पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी की बात कर लें, चाहे आईटीआई लेवल का कोई भी एग्जाम होगा। यहाँ से इलेक्ट्रीशियन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सबसे आईटीआई का जो है इलेक्ट्रीशियन का सबसे हार्ड पेपर ये क्या होता है, यूटिलाइजेशन, इल्यूमिनेशन। इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट होता है और थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्या होता है, उसको बार बार पढ़िएगा एक एक चीज़ को, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे ये यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है, यूटिलाइजेशन फैक्टर में जो बताए, पहला इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए, इनडायरेक्ट लाइटनिंग के लिए, इसको बार बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस लगे रहती है, क्वेश्चन आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ये अगर आएगा एग्जाम में तो ये मिस नहीं होगा। ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कैसे कम से कम टाइम में अचीव करना। जैसे आपको तो पीएचडी करना नहीं है, आपको क्या करना है, कुछ टर्म को अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छा सा एक जॉब मिल जाए, किस रिलेटेड, ये आपका जैसे एएलपी में हो जाए, आईटीआई लेवल पे कहीं भी आपका वैकेंसी निकलता है उस पर आपको एक जॉब मिल जाए। तो इसी तरीके से यहाँ से जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में पढ़ते रहिए और उसके बाद नोट्स बनाते जाइए। तो नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए यूटिलाइजेशन फैक्टर ये दोनों हो गया। नेक्स्ट आगे फॉर क्लीनिंग के लिए अगर पूछेगा, फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लीन फिटिंग के लिए इसका मान कितना होता है, फिटिंग के लिए ये आपका होता है 1/1.3। फॉर डर्टी के लिए, क्लीन के लिए होता है 1/1.3। अगर फॉर डर्टी फिटिंग ये आपका हो जाएगा 1/1.5। ये 2 पॉइंट हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि डर्टी के लिए जो है, गंदे रख रखाव के लिए जो बनाते हैं उसके लिए वैल्यू कितना होता है, इसका 1/1.5 होता है, इसका कितना होता है 1/1.3 होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। किसके लिए, पहला है क्लीन के लिए, क्लीन फिटिंग के लिए, दूसरा है डर्टी फिटिंग के लिए। डर्टी फिटिंग के लिए कितना है 1/1.5। उसके बाद है क्लीन फिटिंग के लिए कितना है 1/1.3 है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एक और आपका है डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है, डिप्रिसिएशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लाइट से रिलेटेड जो है ये आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जो है स्टार मार्क करिए। क्यों कीजिएगा, अभी तक हम जितना भी पॉइंट देखे हैं उसका मान 1 से कम आता था, लेकिन इसका जो है डिप्रिसिएशन फैक्टर का मान ज़्यादा आएगा। कितना आएगा 1.1 से 1.1 टू कितना हो जाएगा 1.5। ये वैल्यू लाई करता है किसका, डिप्रिसिएशन फैक्टर का। इसमें पहला देखें, फॉर क्लीनिंग फिटिंग कितना होता है 1/1.3, फॉर डर्टी फिटिंग के लिए 1/1.5, डिप्रिसिएशन फैक्टर के लिए कितना होता है 1.1 से 1.5। इसका वैल्यू 1 से कम होता है कि ज़्यादा, 1 से कम होता है। ये एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है कि इसका एक ही वैल्यू है कि डिप्रिसिएशन फैक्टर, उसका मान 1 से क्या होता है
ज्यादा है। अभी जितना भी देखे हैं उसका पॉइंट, उसका जो मान है 1 से हमेशा क्या करता था, 1 से कम ही होता था, इसीलिए इसका पूछने का चांस क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम सब जो पढ़े हैं इल्यूमिनेशन से रिलेटेड, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ टेबल बनाते हैं। जितना अभी तक हम सब पढ़े हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे इतना नहीं भी कर पाते हैं, अगर आपके पास एक टेबल रहेगा, इस टेबल को पढ़ के आप आसानी से नंबर को गेन कर सकते हैं। देखिए इस टेबल को बनाने के लिए फॉर ऑल एग्जाम, अब यहां से एक टेबल बनाते हैं, उसको अच्छे से प्रॉपर करके बनाइएगा। यहां से आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। पहला में लिखिएगा नेम, दूसरा में यूनिट, तीसरा में सिंबल, तो इसमें पहला जो है आपका, पहला हम सब अभी जस्ट इसका देखेंगे। पहला है लुमिनस फ्लस्क, लुमिनस फ्लस्क का अभी जस्ट हम सब देखे थे। लुमिनस फ्लस्क का यूनिट क्या होता है? लुमिनस फ्लस्क का यूनिट होता है लूमेन। क्या होता है? लूमेन। चलिए लूमेन हो गया। अब इसका क्या देखना है? सिंबल देखना है। किसका? लुमिनस फ्लस्क का सिंबल। लुमिनस फ्लस्क का सिंबल होता है एफ, और या कहीं कहीं फाई के रूप में दिखाई देगा। सिंबल भी पूछ सकता है। लुमिनस फ्लस्क का सिंबल क्या होता है? एफ या फाई। अब नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला शॉर्ट में CD इंडिकेट करते हैं। अब इसका सिंबल जो होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल जो होता है, ये आपका क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। ये दूसरा नंबर आपका हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये टेबल बहुत इंपोर्टेंट है, या इसी को कैंडल पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडल पावर, CP। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका है लुमेंस, और इसी को बोलते हैं ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की अगर बात करें, इसका यूनिट की बात है, देखिए क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस, लुमिनस या इसी को ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसमें हो जाए आपका कैंडला पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो जाएगा किसका? ये यूनिट आपका हो जाएगा लुमिनेंस और ब्राइटनेस का। इसका और इसका सिंबल का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? L या B। ये अभी हम सब तीन देखें। पहला क्या देखें? लुमिनस प्लस, इसका यूनिट क्या होता है? लुमेन होता है। दूसरा देखिए लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडला होता है, या CP भी बोलते हैं, कैंडल पावर। इसका सिंबल जो होता है I होता है। इसका सिंबल लुमिनस प्लस का सिंबल F होता है या फाई होता है। उसके बाद हम सब देखें
लुमिनेंस और ब्राइटनेस इसका जो होता है कैंडल पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका सिंबल कहीं कहीं पे एल भी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको बी भी मिलेगा। अगर एल देगा तो एल को टिक करना है, अगर एल नहीं देगा तो बी को टिक करना है। ये आपका क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। अभी 3 देखें, 3 और है, नेक्स्ट पेज में हम सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर उसी तरीके से इधर नेम लिखेंगे, नेम, इधर क्या हो जाएगा यूनिट, उसके बाद क्या हो जाएगा सिंबल, चलिए इसके बाद है, चलिए 3 ही है, 3 को फिनिश कर देते हैं। यहां से आपका का 1 न 2 आपका यहां से 100% रहेगा ही रहेगा। चलिए इसका हम सब देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है लुमिनस एग्जिस्टेंस, लुमिनस एग्जिस्टेंस, लुमिनस एग्जिस्टेंस। दूसरा टर्म जो आपको पढ़ना है वो है इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। चलिए एक और इसमें बना देते हैं। देखिए इसके बाद है इल्यूमिनेशन के बाद है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। नेक्स्ट दूसरा आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये सब हम जस्ट अभी तक पढ़े हैं। सॉलिड एंगल के बाद आगे आपका है, सॉलिड एंगल के बाद है लैंप एफिशिएंसी, लैंप एफिशिएंसी, लैंप की क्षमता। अब क्या होता है, सबको 1 बाय 1 करके हम सब देखते हैं। पहला है लुमिनेंस एग्जिस्टेंस। लुमिनेंस एग्जिस्टेंस जो होता है लुमेन पर मीटर होता है, लुमेन पर मीटर। ये किसका, लुमेन एग्जिस्टेंस का हो जाएगा, लुमेन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका सिंबल की बात करें तो सिंबल आपका क्या हो जाएगा, सिंबल आपका हो जाएगा एम। पूछेगा लुमिनेंस एग्जिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, तो आपका हो जाएगा एम। अब उसके बाद है, अभी जस्ट हम सब देखें इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या होता है, इल्यूमिनेशन का भी आपका हो जाएगा लुमेन पर मीटर। क्या हो जाएगा, लुमेन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा यूनिट में बात करें तो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, लक्स। क्या हो जाएगा, लक्स। अब इल्यूमिनेशन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो आई से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, आई से। अब उसके बाद क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, रेडियन, RAD। अब इसका सिंबल क्या होता है, थीटा होता है। उसके बाद है सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन SR। अब इसका क्या होता है, ओमेगा, सिंबल क्या होता है, ओमेगा। नेक्स्ट उसके बाद है लैंप एफिशिएंसी। ये भी मस्ट इंपोर्टेंट है। लैंप एफिशिएंसी जो आपका हो जाएगा लुमेन पर वाट, लुमेन पर वाट। अब उसके बाद जो है इसका सिंबल पूछेगा, लैंप एफिशिएंसी को हम सब ईटा से इंडिकेट करते हैं। क्या से, ईटा। इसका क्या नाम है, ईटा, ईटा। ये 2 टेबल बनाया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ये दूसरा टेबल है, उसी का हाफ पार्ट है। पहला पार्ट में अभी हम सब देखिए पहला क्या देखे, लुमिनेंस फ्लक्स। दूसरा में लुमिनस इंटेंसिटी। तीसरा में लुमिनेंस। लुमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है लुमेन, सिंबल होता है F या फाई। और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडला, या इसको हम CP बोलते हैं, कैंडल पावर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका सिंबल होता है I, इसका यूनिट होता है कैंडला। उसके बाद है लुमिनेंस और ब्राइटनेस, इसका होता है कैंडल पर मीटर स्क्वायर। इसको L या B से इंडिकेट करते हैं। फिर दूसरा आगे हम सब देखें, दूसरा आगे है लुमिनेंस। लुमिनेंस जो है, लुमिनेंस इसका यूनिट होता है लुमेन पर मीटर स्क्वायर।
या इसका सिंबल होता है एम। उसके बाद देखिए इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का भी होता है लूमेन पर मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इसी को और बोलते हैं लक्स। ये आपका है एक लक्स है, क्या लक्स। और ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल जो होता है आई होता है। प्लेन एंगल का जो होता है रेडियन होता है यूनिट, इसका क्या होता है थीटा। नेक्स्ट उसके बाद है सॉलिड एंगल, इसका होता है स्टेरेडियन एस आर, और इसका सिंबल क्या होता है ओमेगा। नेक्स्ट आ गया लैंप इफिशियंसी, लैंप इफिशियंसी का होता है आपका लुमेन पर वाट, और इसका सिंबल होता है ईटा से इंडिकेट करते हैं लैंप इफिशियंसी का। ये 2 3 4 पॉइंट देखे। फिर नेक्स्ट लेक्चर, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और आगे जितना होगा उसको आगे हम सब कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू बनाए हुए रखिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।